हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट पे सरकारी जॉब स्टिल फ्रॉम इसके एरिया। हमारे परिवार टारगेट पे सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइटम दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज मैं आपको लोगों को लेकर आया हूँ शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। तो गाइस, निर्णय विशेषण एवं निर्णय ये नहीं है। बाधाओं को दूर करने के लिए ये भी तनाव करने का प्रत्यक्ष रूप नहीं है, तरीका नहीं है। उदात्तीकरण ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। उदात्तीकरण है जो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का उदात्तीकरण तीसरा राइट आंसर इसका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक होती है। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक होती है। तो कौन चीज़ होती है? वो है दोस्तों अवप्रेरणा। अवप्रेरणा बिल्कुल राइट आंसर इसका होता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए जो ये आवश्यक होती है। अवप्रेरणा की बात करते हैं तो अवप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक आंतरिक अवप्रेरणा और दूसरी बाह्य अवप्रेरणा। यांत्रिक अवप्रेरणा और बाह्य अवप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 3। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? तो गाइस, कौन सा है? सामाजिक प्रणाली बिल्कुल ये गलत है, तथा संप्रेषण प्रणाली राइट आंसर इसका। संप्रेषण प्रणाली होता है वो शिक्षण प्रतिमान का आधार तत्व नहीं है, और बाद बाकी ये संप्रेषण प्रणाली ये आधारभूत शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है, और बाद बाकी ये सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली और संरचना प्रणाली, ये तीनों शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व है। लेकिन संप्रेषण प्रणाली है ये तत्व नहीं है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशन दिया जाता है तो किसके द्वारा दिया जाता है? निर्देशन दिया जाता है तो समस्या होने पर नहीं, विद्यालय जीवन पे नहीं, विशेष चयन पे नहीं, किसके लिए दिया? आजीवन के लिए निर्देशन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल चौथा सही है इसका राइट आंसर। आजीवन निर्देशन होता है ये निर्देशन दिया जाना चाहिए, वो आजीवन के लिए दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है?
तो ग्वाइस बुद्धि बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल गलत है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो व्यक्तित्व होता है वो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है और बाद बाकी ये सब प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गेनी के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम प्रकार नहीं है? ग्वाइस संकेत अधिगम नहीं, ये भी नहीं है। अंतर्दृष्टि अधिगम बिल्कुल राइट है इसका। प्रश्न नंबर 6 का 3 दूसरा राइट आंसर इसका है। बाद बाकी सब गलत हैं। बाद बाकी ये सब प्रकार हैं। अधिगम के जो प्रकार हैं, अधिगम के जो प्रकार होते हैं वो संकेत का भी अधिगम का प्रकार है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक संचार अधिगम है। ये 3 प्रकार के इसमें अधिगम बताए गए हैं। और क्योंकि अंतर्दृष्टि अधिगम है ये एक इसका गेनी के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। और बाकी ये जो प्रकार है गेनी के द्वारा 3 को प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो बालक होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है, वो बिल्कुल राइट आंसर इसका है। लेकिन बाद बाकी सब कभी शिक्षण विधि पाठ्यक्रम ये इसके सहायक केंद्र हैं। क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक का प्रतिपादन किया गया, बालक का अध्ययन किया गया। उसके बाद में शिक्षक को, अब एक बार बता दें आपको कि सबसे पहले जो शिक्षा का विस्तार होगा वो बालक से शुरुआत होता है। उसके बाद में शिक्षक उसको पढ़ाएगा। जब बालक ही नहीं होगा तो शिक्षक क्या उसको पढ़ाएगा? सबसे पहले बालक को होना, फिर शिक्षक उसको फिर पढ़ाएगा। शिक्षक क्या बताएगा उसको? तो उसको शिक्षक शिक्षण विधि के बारे में बताएगा और पाठ्यक्रम के बारे में बताएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति करती है तो क्या कहलाती है? तो अभिरुचि नहीं, अभिधारणा नहीं, अवप्रेरणा कहलाती है। बस आप लोगों को बता दें कि अवप्रेरणा का सिद्धांत जो होता है, कभी तीसरा सही है कृष्ण मराठ का। अवप्रेरणा का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने मनुष्य व जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या की है उन्होंने अवप्रेरणा के अंतर्गत, अवप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। तथा इन्हें मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहा जाता है। जो मैकडूगल हैं इनको मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखें भी। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना पाई जाती है? तो शिशुअवस्था में बिल्कुल नहीं, बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं, बालिकावस्था में नहीं, किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर इसको बिल्कुल सही है। जो किशोरावस्था है
किशोरावस्था राइट आंसर इसका है। चौथा, कि स्वसम्मान की जो भावना सबसे अधिक पाई जाती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम इसके बारे में आपको बता दें कि शिशुअवस्था ये कब से कब तक होती है। तो गाइस वही ये 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 कब से कब तक होती है आप बता दें। ये जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। वही बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो 5 से 12 वर्ष। वही हम वयस्कावस्था की बात करें तो 18 से 25 वर्ष। वही हम आपको किशोरावस्था की अगर बात करें इसकी क्या अवधि होती है तो गाइस इसकी 12 से इसकी 18 वर्ष तक होती है अवस्था अवधि होती है इसकी। तो ये आपको चारों की अवधि पता चली, चारों की अवधि आपको समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 का चौथा बिल्कुल राइट आंसर इसका किशोरावस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है तो क्या होती है। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाता है तो कैसी जिम्मेदारी निभाती है स्वयं शिक्षक की। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है स्वयं शिक्षक की जिम्मेदारी निभाता है, न कि प्रधानाचार्य की, न समुदाय की, न विद्यार्थी। क्योंकि आपको हम बता दें कि एक जो शिक्षक होता है उसको अगर कोई बच्चा या उसके कोई गार्जियन उसको अगर एक बालक शरारती होता है तो वो उसको यानी जो अध्यापक होता है या शिक्षक वो यानी उसको कैसे हैंडल करेगा। तो इसके बारे में आपको बता दें कि अगर वो शिक्षक प्रधानाचार्य के पास जाएगा तो वो वही कहेगा कि ये शरारती लड़का है, नहीं मार रहा है, तो शिक्षक कहेगा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तो अपने निभाओ। वही बात समुदाय के पास जाएंगे तो ये भी कहेंगे कि तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तो आप अपनी जिम्मेदारी जाने। लेकिन शिक्षक वही विद्यार्थी को अपने आप संतुष्ट करेगा, बोलेगा कि देखिएगा कि आप आचरण में रहिएगा और जो भी करना है वो क्लास में कीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, नहीं तो आपको अनुशासन के अंतर्गत सजा दी जाएगी। तो प्रश्न नंबर 10 का यानी पहला बिल्कुल राइट आंसर स्वयं शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाता है। अब पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होती है। तो अनुकूल एवं स्मृति और मानसिक रूपण। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है अनुकूल, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पियाजी ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों के इंद्रिय कामक अवस्था से संबंधित बताया है और बिल्कुल इसका राइट आंसर इसका है। अब पियाजी अब संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो इसके संज्ञानात्मक सिद्धांत को 3 विद्वानों ने दिया है। कौन कौन, जो इसके पहले प्रतिपादक थे वो जीन पियाजे हैं तथा दूसरे प्रतिपादक ब्रूनर और तीसरे बायोटेस्की।
ये तीन वैज्ञानिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के विद्वान हैं, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न नंबर 11 का, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, तो क्या है एक? ये मनोगतिक प्रक्रिया है? नहीं। तो ये संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं, तो राइटर इसका है। तो ये बात बाकी तीसरा भी ये गलत है, ये भावात्मक ये भी नहीं है। इसका दूसरा सही है, राइट आंसर संज्ञानात्मक विधि होती है वो चिंतन के अनिवार्य रूप से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि, प्रश्न नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके ठांडाई, ये प्रयास रूट के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सिद्धांत प्रयत्न भूल चतु के प्रतिपादक थे कोलर। तो कोलर, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो कोलर थे ये अंतर्दृष्टि प्रतिपादक थे। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वही पावलाव ने अनुकूलित क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, दो बालकों के समान मानसिक युक्ताएं नहीं होती हैं, तो उक्त कथन किस वैज्ञानिक का है? तो सोरसेन बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं है। क्रो एंड क्रो, ये भी नहीं है। चिन पियाजे, ये भी नहीं है। हर्रा के बिल्कुल राइट आंसर इसका है। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, तो यह कथन हरलाक ने दिया था, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 का यानी चौथा सही है। वाटसन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में लोकप्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो पशु मनोविज्ञान नहीं, व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान नहीं, व्यवहारवाद बिल्कुल राइट है इसका आंसर है। तो जो व्यवहारवाद होता है ये वाटसन द्वारा लिखित पुस्तक है तथा इसी का ही 1925 में इन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था तथा इस पर एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी व्यवहारवाद नाम की। तो एक बार राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, अधिगम आत्मिक ज्ञान एवं अवृत्तियों को अर्जित करना, उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषा दी थी? तो यह स्किनर ने दी थी? नहीं, गलत है। गुत्थी ने ये भी नहीं दी थी, गुत्थी ने भी नहीं दी थी, मर्फी ने भी नहीं दी थी, लेकिन क्रो एंड क्रो ने इसका प्रतिपादन किया था। किसका? अधिगम आत्मिक ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों को अर्जित करना,
या इन्होंने प्रो एंड प्रो ने परिभाषा दी थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल चौथा राइट आंसर इसका है। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, 17 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित कौन सा अवस्था में से कौन सी अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी है? तो अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था नहीं, अमूर्त बिल्कुल राइट आंसर इसका है। प्रश्न 17 का दूसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। तथा यही पियाजे ने अमूर्त संचारी अवस्था का बताया था। इन्होंने कथन का यही दिया था इन्होंने। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न से कौन सा है? तो पुनर्बनन, पुनर्बनन। नंबर 2 आकृतिकरण बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो आकृतिकरण होता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक होता है। अटेंशन इसका प्रश्न नंबर 18 का नहीं, दूसरा सही बिल्कुल। प्रश्न नंबर 18 का यानी पहला बिल्कुल राइट आंसर इसका है पुनर्बनन। सूर्य आकृतिकरण नहीं, लेकिन कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत जो है का मुख्य कार्य जो होता है वो पुनर्बनन होता है। इसका दूसरा नहीं, प्रश्न नंबर 18 का नहीं, तीसरा पहला सही है बिल्कुल पुनर्बनन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यवहारवाद में होने वाली परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। किसको कहते हैं? तो वुडवर्ड आर्यस को नहीं, स्किनर को भी नहीं। जो गेटस को कहा जाता था, गेटस को बिल्कुल राइट आंसर इसका है। गेटस थे उनको प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा सद्व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। तो इन्होंने गेटस ने दिया था कथन। अब प्रश्न नंबर 20 की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। एक अच्छे अधिगम कर्ता की मुख्य प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो नंबर 1 इच्छा शक्ति नहीं। नंबर 2 अवधान बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो अवधान होता है वो एक अच्छे अभिज्ञता की विशेषता होती है। अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आज फिर शेयर करें। था बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को वीडियो हमारा सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।